Hello class, welcome to the channel. I hope you all are doing well. जैसा कि आपको पता है हम यहाँ पर UGC नेट पेपर 2 कॉमर्स 08 कोड के लिए तैयारी करते हैं। हम कॉमर्स में नेट JRF सेट के लिए तैयारी करते हैं। जून 2025 के लिए हमारा टारगेट है। आज हम करेंगे क्लास 4 एंड यूनिट भी 4 ही आपकी चली है, बिजनेस फाइनेंस जिसका नाम है। तो चलिए इसको शुरू करेंगे। आज देखेंगे क्लास 4 में आप क्या पढ़ोगे। इसके साथ में ही हमने 4 यूनिट्स और कर ली हैं इस पेपर 2 कॉमर्स की, जो है आपकी यूनिट 1, यूनिट 3, यूनिट 7 एंड यूनिट 8। इनको हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम कर रहे हैं यूनिट 4। फिर कुछ टाइम बाद आपकी 5 यूनिट्स कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, तो आई होप कि आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, आप नोट्स बना रहे होंगे और इनके सारे PDF के लिंक आपको टेलीग्राम पे मिल जाते हैं। टेलीग्राम से आप जो है इसके PDF देख सकते हो। जिनको रिटर्न में चाहिए या जिनको नोट्स बनाने हैं वो वहाँ से बना सकते हैं, टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से जो है वो PDF ले सकते हैं। ठीक है, और जिन बच्चों ने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं, हमने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट भी लगाए हैं, उनको भी देख लीजिएगा। जिन्होंने नहीं ये सब कुछ देखा है वो देख सकते हैं। प्लेलिस्ट के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से देख लीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। Now today your topic is cost of capital. अब cost of capital का मतलब क्या होता है? ऐसी कॉस्ट जो आपको कैपिटल के ऊपर बियर करनी पड़ेगी, क्योंकि बिजनेस को चलाने के लिए कैपिटल की ज़रूरत होती है। विदाउट कैपिटल, विदाउट फंड आपका बिजनेस नहीं चल सकता है, जो कि हमने पढ़ा है। तो जब आप कोई भी कैपिटल लेते हो, कोई भी उधार लेते हो, डेट लेते हो, इक्विटी आप लेते हो अगर, तो उस टाइम पर जो आपने इन्वेस्टमेंट करी है, जिस प्रोजेक्ट के ऊपर आपने इन्वेस्टमेंट करी है, उसको लेने के लिए, उसको एक्वायर करने के लिए, उसको मेंटेन रखने के लिए जो आपको कॉस्ट वेयर करनी पड़ेगी, उसके लिए उसको आप बोलते हो कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मतलब कि सोर्सेज जो आपके पास हैं फाइनेंस के, उन सोर्सेज को बनाए रखने के लिए, उनको अर्न करने के लिए जो आपको कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, ये चुकानी पड़ेगी, उसको आप बोलते हो कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जैसे आपने डेट लिया है, डेट के ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा ना इंटरेस्ट पे। तो जो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा वही इंटरेस्ट आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है। तो चलिए क्या है, द टर्म कॉस्ट ऑफ कैपिटल मे बी डिफाइंड एज द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न अ फर्म मस्ट अर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। तो एक फर्म के लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है? जो भी उसने इन्वेस्टमेंट करी है, किसी भी प्रोजेक्ट में करी है, उसके ऊपर जो उसको वियर करना पड़ेगा, जो उसको कॉस्ट वियर करनी पड़ेगी, उसको बनाए रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए, उसको आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलते हो। सो दैट द मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म इक्विटी डज नॉट फॉल, ताकि आपके जो मार्केट में इक्विटी है, ये डेट आपने लिया है, उसकी मार्केट के अंदर जो है वो फॉल ना हो, उसकी वैल्यू, मार्केट वैल्यू। इसके लिए आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे करते हो, इसके लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे की जाती है। इट इज़ द कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग फंड, जब आपने फंड्स को लिया, फंड को ऑब्टेन किया थ्रू डेट और इक्विटी। फंड आप लेते हो या तो डेट से लेते हो, इक्विटी से लेते हो, रिटेन अर्निंग से लेते हो, लेकिन बेसिकली आपके ऊपर किसके ऊपर किया गया है, ध्यान किया गया है डेट एंड इक्विटी के ऊपर ज़्यादा फोर्स किया गया है। तो डेट एंड इक्विटी जो आपके पास होती है, डेट एंड इक्विटी को बनाए रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए, उसके ऊपर जो आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट वियर करनी पड़ेगी, उसको बनाए रखने के लिए, उसी कॉस्ट को आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलते हो, कि फंड्स के ऊपर जो आपको पे करना पड़ा इन ऑर्डर टू फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट। जैसे आप इन्वेस्टमेंट करते हो कहीं, फाइनेंस की इन्वेस्टमेंट करते हो आप कहीं, जैसे डेट एंड इक्विटी में कर दी, कॉस्ट को, फंड्स को ऑब्टेन रखने के लिए। दीज फंड्स कैन बी प्रोक्योर्ड फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर। इन फंड्स को डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर के द्वारा प्रोक्योर किया जाता है। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ फर्म्स इज अ वेटेड एवरेज ऑफ द कॉस्ट ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ कैपिटल, कंबाइंड कॉस्ट ऑफ ईच टाइप ऑफ सोर्सेज बाय विच अ फर्म रेज फंड। अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है? हर एक कंपोनेंट जहां से आपने कैपिटल को उठाया उसका कॉम्बिनेशन होता है, और क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्सेज, जहां से फंड को आपने रेज किया है उन फंड्स का ये कॉम्बिनेशन होता है, तो उसको आप बोलते हो कॉस्ट ऑफ कैपिटल। दस, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द रेट विच एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट पे द सप्लायर्स ऑफ कैपिटल फॉर द यूज ऑफ देयर फंड्स। अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन को जो उसने सप्लाई ली है, जो इसके सप्लायर ने इसको सप्लाई दी है, इक्विटी की या डेट की, उसके बदले में, उसको बनाए रखने के लिए, उसके बदले में जब वो कोई पेमेंट उनको करता है,
ठीक है, उनके फंड को यूज करने के लिए, फंड को बनाए रखने के लिए, कैपिटल को जब वो यूज करता है उसके बदले में जब वो कोई पेमेंट करता है उसको उसके बदले में कोई कॉस्ट पे करनी पड़ती है, वियर करनी पड़ती है, उसी को जब वो पे करता है उसको कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोला जाता है। नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है? द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज क्रूशियल फॉर बिजनेसेस, तो बिजनेसेस के लिए क्रूशियल है, ज़रूरी है, इन्वेस्टर्स के लिए एंड फाइनेंशियल मैनेजर एज इट इन्फ्लुएंसेस इन्वेस्टर डिसीजन, फाइनेंशिंग स्ट्रेटेजीज एंड ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ। कुछ इसकी इंपॉर्टेंस है वो देखते हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग, जब आपको पता रहेगा कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, कौन से इन्वेस्टमेंट के लिए आपको कितनी कॉस्ट वेयर करनी पड़ी है, कितनी कॉस्ट आपको पे करनी पड़ी है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप जो है अच्छे से इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हो। कंपनीज यूज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल एज अ बेंचमार्क टू इवेलुएट इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट, इवेलुएट करने के लिए कि आपके जो इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट है उनको इवेलुएट करने के लिए जब कंपनीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए एक बेंचमार्क सेट करती है तो उसको आप बेंचमार्क सेट कर सकती है कि कितनी आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल आई है किसी भी कैपिटल को रेज करने के रिगार्डिंग। कोई भी इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट है वो किस तरह से, कहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, कहाँ से आप इन्वेस्टमेंट ले सकते हो कि जहां पर आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम वियर करनी पड़े। इफ अ प्रोजेक्ट एक्सपेक्टेड रिटर्न इज हायर देन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अगर आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न मान लीजिए आपको मिल ज्यादा रहा है, आप दे कम रहे हो, रिटर्न ज्यादा है, रिस्क आपका कम है, तो वहां पर आप बोलोगे कि वो एक उसको कंसीडर किया जाएगा गुड इन्वेस्टमेंट के लिए, कि जहां से आपको रिटर्न हाई मिलेगा लेकिन आपका जो लॉस होगा या आपका जो रिस्क होगा वो लेसर होगा। ठीक है, तो वहां पर आप डिसीजन लोगे कि हाँ ये इन्वेस्टमेंट सही रहेगी, तो उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट आता है कैपिटल स्ट्रक्चर ऑप्टिमाइजेशन। अब कैपिटल स्ट्रक्चर को ऑप्टिमाइज करने के लिए भी आपका जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उसको यूज किया जाता है। बिजनेसेस एम टू बैलेंस डेट एंड इक्विटी टू मिनिमाइज द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब बिजनेसेस क्या करते हैं, इनका एम रहता है कि डेट एंड इक्विटी को मिनिमाइज, डेट एंड इक्विटी के बीच में बैलेंस बना के रखे, ना तो ज़्यादा डेट होना चाहिए ना तो ज़्यादा इक्विटी होनी चाहिए। ज़्यादा डेट अगर आपके पास होगा तब आपको उसके ऊपर ज़्यादा इंटरेस्ट पे करने पड़ेगा, तो वो भी आपके लिए, बिजनेस के लिए सही नहीं है। और ज़्यादा इक्विटी अगर होगी तो उसको डाइल्यूट करना पड़ेगा, तो वहाँ से भी आपकी ओनरशिप डाइल्यूट होती है, तो वो भी ज़्यादा सही नहीं है। तो इसको बैलेंस करने के लिए जो है आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल देखा जाता है, ताकि आप ओवरऑल जो आपका रिस्क होता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है, उसको मिनिमाइज किया जा सके। अ लोअर कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी एंड कम्पिटिटिवनेस। अगर आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल जितना ज़्यादा कम होगा, आपकी कैपिटल के ऊपर जितनी कॉस्ट आपको कम बियर करनी पड़ेगी, उतना ही आपके बिजनेस के लिए वो सही रहता है, उतना ही आपका बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी की ओर बढ़ता है, कम्पिटिटिवनेस उसके अंदर आती है। उसके बाद आता है वैल्यूएशन ऑफ अ फर्म। अब जो आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अगर आपकी चुकाने की क्षमता सही रहेगी, अगर आपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल को अच्छे से मैनेज किया रहेगा, तब क्या होगा, आपकी जो वैल्यूएशन होगी कंपनी की, बिजनेस की, वो आपकी मार्केट के अंदर बढ़ेगी और ज़्यादा इन्वेस्टर आपकी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। तो इन्वेस्टर यूज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल टू असेस द वैल्यू ऑफ कंपनी, की कंपनी की वैल्यू क्या है, तो इन्वेस्टर उसके अकॉर्डिंग ही वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। जो आपके इन्वेस्टर होते हैं वो ये देखेंगे कि कंपनी की कॉस्ट को वियर करने की कैपेसिटी कितनी है, क्या वो वियर कर पाती है, नहीं, तो उसके अकॉर्डिंगली ही आपके इन्वेस्टर डिसीजन लेंगे। और लोअर कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्रीज कंपनी वैल्यू। अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर आपकी कम है, ठीक है, जितनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगी उतनी ही प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी और उतने ही कंपनी की वैल्यू भी आपकी बढ़ेगी। मेकिंग इट अट्रैक्टिव टू इन्वेस्टर, के लिए आप इसको अट्रैक्टिव बना सकते हो। और आपके ऑर्गेनाइजेशन की, अपनी कंपनी की वैल्यू अगर मार्केट के अंदर अच्छी रहेगी तो वहाँ से आप अपने प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा सकते हो। रिस्क असेसमेंट, आप अकॉर्डिंग टू कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिस्क को भी असेस कर सकते हो कि एक सर्टेन टाइम के बाद आपको कितना रिस्क बियर करना है, कितना चुकाना है, वो भी आप इन्वेस्टमेंट से या कॉस्ट ऑफ कैपिटल से देख सकते हो। अ हायर कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंडिकेट हायर रिस्क। ये सीधी सी बात है, अगर आपको ज़्यादा देना पड़ रहा है तो रिस्क भी तो ज़्यादा ही हुआ, तो ये अफेक्ट करता है कंपनी की एबिलिटी को किस तरह से ये अफेक्ट करता है कि कंपनी को फंड को रेज करने में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, वहीं पर इन्वेस्टर आर क्रेडिटर कंसीडर्स इट बिफोर प्रोवाइडिंग फंड। तो इन्वेस्टर जो है, इन्वेस्टर एंड क्रेडिटर होते हैं, कंसीडर करते हैं जब भी वो फंड को प्रोवाइड करवाएंगे तो वो देखेंगे सबसे पहले कि कंपनी की कॉस्ट बेयर करने की कैपेसिटी कितनी है, कॉस्ट एंड कैपिटल उसकी कैसी है, उसके बाद ही वो इन्वेस्टमेंट करते हैं या फंड वो देते हैं।
उसके बाद आता है फाइनेंशियल प्लानिंग एंड स्ट्रेटजी। अब फाइनेंस से रिलेटेड कोई प्लानिंग करनी है, कोई स्ट्रेटजीज बनानी है, तो उसके लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपकी हेल्पफुल रहती है। हेल्प्स इन सेटिंग फाइनेंशियल पॉलिसीज को बनाने में हेल्प करता है, इंक्लूड डिविडेंड डिसीजन एंड एक्सपेंशन स्ट्रेटजी। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल, क्योंकि जितनी कम आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे करनी पड़ेगी, उतना ही ज़्यादा आपके कंपनी के लिए, बिजनेस के लिए प्रॉफिट होगा, उतना ही ज़्यादा आपको डिविडेंड मिलेगा और कंपनी को एक्सपैंड आप कर सकते हो। तो ये हेल्प करता है फाइनेंशियल पॉलिसीज के रिगार्डिंग भी। इन्फ्लुएंस करता है मर्जर्स, एक्विजिशन एंड कैपिटल बस्टिंग डिसीजन के लिए भी। तो इन्फ्लुएंस करता है कि आप कब आपको मर्जर करना है, कब आपको एक्विजिशन करना है, एंड कैपिटल बस्टिंग डिसीजन लेने में भी आपका हेल्पफुल रहता है। स्ट्रेटजीज बनाने के लिए आपका ये हेल्पफुल रहता है। उसके बाद आता है शेयर होल्डर एक्सपेक्टेशंस। अब शेयर होल्डर क्या एक्सपेक्ट करते हैं किसी भी बिजनेस से? ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उनका जो डिविडेंड है, उनकी जो ग्रोथ उनको मिले, डिविडेंड मिले, क्योंकि शेयर होल्डर आपके ऑर्गेनाइजेशन के ओनर होते हैं। इन्वेस्टर एक्सपेक्ट करते हैं रिटर्न एटलीस्ट इक्वल टू द कंपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जितनी कंपनी को कॉस्ट ऑफ कैपिटल बियर करनी पड़ती है, एटलीस्ट इतना तो उनको रिटर्न मिले। मेंटेन अ कम्पिटिटिव कॉस्ट ऑफ कैपिटल हेल्प करती है अट्रैक्ट टू रिटेन इन्वेस्टर को। अगर आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल अच्छा है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर आपने अच्छे से बनाया है, तो आपकी कम्पिटिटिवनेस को भी ये बढ़ाता है और साथ में ये आपके रिटेन करता है इन्वेस्टर्स को। सो ये था आपका। उसके बाद आपके पास आता है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब आप क्लासिफिकेशन किस तरह से करोगे? कॉस्ट ऑफ कैपिटल को आप किस तरह से डिवाइड करते हो, क्लासिफाइड करते हो? द कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिफाइंड एज द मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न एज फॉर मस्ट अर्न ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है? ये होता है कि आपको अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर कम से कम इसको पे करना पड़े। इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई, इन्वेस्टर को आपने सेटिस्फाई करना है, मेंटेन करना है, मार्केट की वैल्यू को बनाए रखना है। इट इज़ द इन्वेस्टर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। द मेजर क्लासिफिकेशन आपके पास है। सबसे पहले आपके पास आता है हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड फ्यूचर कॉस्ट। अब हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होती है? हिस्टोरिकल कॉस्ट होती है जो प्रीवियस में, पास्ट में आपने किसी इन्वेस्टमेंट के ऊपर वियर करी थी या पे करी थी, ऐसी कॉस्ट को आप हिस्टोरिकल कॉस्ट बोलते हो। एंड फ्यूचर कॉस्ट क्या होती है? जब आप फोरकास्टिंग करते हो कि फ्यूचर में आप किस इन्वेस्टमेंट के ऊपर इतनी आप कॉस्ट आप पे करोगे। एंड जो आपकी हिस्टोरिकल कॉस्ट होती है, वो आपकी फ्यूचर कॉस्ट को बनाए रखने के लिए उसके लिए एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि कितनी आप फ्यूचर में कॉस्ट आप वेयर कर सकते हो। तो उसके लिए भी एक बेंचमार्क सेट करती है। हिस्टोरिकल कॉस्ट रिप्रेजेंट द कॉस्ट विच हैज़ ऑलरेडी बीन इनकर्ड फॉर फाइनेंसिंग अ प्रोजेक्ट। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट आपकी ऐसी होती है जो आपके फाइनेंसिंग प्रोजेक्ट में इनकर्ड होती है। इट इज़ कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ द पास्ट डेटा, क्योंकि हिस्टोरिकल है तो पास्ट डेटा के ऊपर कैलकुलेट की जाती है। फ्यूचर कॉस्ट रेफर होती है एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ फंड्स टू बी रेज्ड फॉर फाइनेंसिंग प्रोजेक्ट के लिए। जब आप फ्यूचर में कोई फंड रेज करोगे कुछ फाइनेंसिंग प्रोजेक्ट के लिए, उसको आप बोलते हो फ्यूचर कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट हेल्प इन प्रीडायरेक्टिंग द फ्यूचर कॉस्ट। तो ये क्या करते हैं? हिस्टोरिकल कॉस्ट आपकी प्रिडिक्ट करने में कि फ्यूचर में आपकी कॉस्ट क्या रहेगी, उसको प्रिडिक्ट करने में भी हेल्पफुल होती है। एंड प्रोवाइड करवाती है एन इवेल्युएशन ऑफ द पास्ट परफॉर्मेंस व्हेन कंपेयर्ड विथ स्टैंडर्ड कॉस्ट। इसको आप कंपैरिजन करके भी देख सकते हो। फाइनेंशियल डिसीजन फ्यूचर कॉस्ट आर मोर रेलिवेंट देन हिस्टोरिकल कॉस्ट। जब क्योंकि फाइनेंशियल डिसीजन जो आपको फ्यूचर में लेने हैं वो ज़्यादा रेलिवेंट होते हैं, क्योंकि पास्ट में तो आपका वो हो चुका है, फ्यूचर में ही होना था, उसका जो डिसीजन लिया जाएगा वो मोर रेलिवेंट आपका होता है। ठीक है। स्पेसिफिक कॉस्ट एंड कंपोजिट कॉस्ट। अब स्पेसिफिक कॉस्ट क्या होती है? जो आपके स्पेसिफिक कैपिटल होती है उसके ऊपर जब आपको वो बियर करनी पड़ेगी। स्पेसिफिक सोर्सेज ऑफ कैपिटल क्या होते हैं? जैसे इक्विटी शेयर के ऊपर प्रेफरेंस या डिवेंचर एंड आपके रिटेन्ड अर्निंग है। ये आपकी लॉन्ग टर्म के लिए सोर्सेज ऑफ फाइनेंस होते हैं। इसके ऊपर जो आपको कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी, कॉस्ट जो आपको इसके ऊपर लेनी पड़ेगी, उसको आप बोलते हो स्पेसिफिक कॉस्ट। ठीक है। एंड कंपोजिट कॉस्ट क्या होती है? कंपोजिट कॉस्ट होती है कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेफर टू द कंबाइंड कॉस्ट ऑफ वेरियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। कहाँ से आपने कितने वेरियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है जहाँ से आपने कॉस्ट को वेयर किया था, जहाँ से आपने कॉस्ट को लिया था, डिफरेंट सोर्सेज है, उन सब के ऊपर जब आपको कॉस्ट को चुकाना पड़ा, वेयर करना पड़ा, उसको आप बोलते हो कंबाइंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। नाउ एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट क्या होती है? एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेफर टू द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ ईच सोर्स ऑफ फाइनेंस। मतलब कि क्या होता है? एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपकी वो होती है जब आपको जितने भी आपके पास डिफरेंट सोर्सेज हैं,
पर डिफरेंट सोर्स के ऊपर, पर सोर्स के ऊपर जब आपको कॉस्ट को वेयर करना पड़ा, उन सब की कॉस्ट को आपने देखा, जब इकट्ठा उसके ऊपर आपने पेमेंट की, मान लीजिए आपके पास इक्विटीज भी थी, डेट भी थी, रिटेन्ड अर्निंग भी थी, आपके पास डिबेंचर भी थे, प्रेफरेंस शेयर भी थे, उन सब के पास आपके पास जो है था आपने वहां से फंड रेज किया था। अब उन सब को जब आपने एक साथ उनकी कैपिटल को देखा, उसको आपने बोल दिया एवरेज, उसको आपने टोटल कॉस्ट जब आपको पर जो है सोर्स के ऊपर चुकानी पड़ी, ईच सोर्स के ऊपर आपको चुकानी पड़ी, उसको आप बोलते हो एवरेज कॉस्ट। ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल मे बी डिफाइंड एज कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग अनदर डॉलर ऑफ न्यू कैपिटल। मतलब कि मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है? मार्जिनल कॉस्ट आपकी वो कॉस्ट होती है जब आप उसको एक आपने एडिशनल कैपिटल को, एडिशनल सोर्स को ऐड किया। आप यहां से डॉलर से ले सकते हो, कोई भी हो सकता है। आप मान लीजिए पहले डेट का यूज कर रहे थे, आपने डेट का यूज करते करते उसमें डिबेंचर का भी यूज किया, प्रेफरेंस शेयर का भी यूज किया। अब जब उन दोनों का अब कॉम्बिनेशन देखोगे, उन दोनों के ऊपर कितनी आपको कॉस्ट वेयर करनी पड़ी है, उसको आप मार्जिनल कॉस्ट बोलते हो। एक एडिशनल के ऊपर जब एक एडिशनल को जब आप देखते हो, उसकी कॉस्ट को जब आप देखते हो, तो आपके पास आता है मार्जिनल कॉस्ट। व्हेन अ फर्म रेज एडिशनल कैपिटल फ्रॉम ओनली वन सोर्स, केवल एक ही सोर्स से जब उसने एडिशनल फंड को रेज किया, जैसे इक्विटी से वो फंड रेज कर रहे थे और फंड उसने रेज किया लेकिन इक्विटी से ही किया। ठीक है, ओनली वन सोर्स, नॉट डिफरेंट सोर्सेज, बल्कि डिफरेंट सोर्सेज से नहीं किया, देन मार्जिनल कॉस्ट इज स्पेसिफिक और एक्सप्लिसिट। उस टाइम पे आपकी जो, क्योंकि एक्सप्लिसिट हो जाएगी एंड स्पेसिफिक हो जाएगी, क्योंकि एक ही सोर्स से किया है। मार्जिनल कॉस्ट इज कंसिडर मोर इंपॉर्टेंट अ कैपिटल बस्टिंग एंड फाइनेंसिंग डिसीजन। जब आपको लेना पड़ेगा, जब आपको कैपिटल बस्टिंग करनी पड़ेगी, तब आपकी मार्जिनल कॉस्ट को ही कंसिडर किया जाता है। उसके बाद आपके पास आता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। अब एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होती है? रेफर टू द डिस्काउंट रेट विच एडिक्वेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, कि आपका प्रेजेंट टाइम में कितना आउटफ्लो हो रहा है कैश का, उसको आप बोलते हो एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एट द प्रेजेंट टाइम में आप कितना कैश का आउटफ्लो कर रहे हो, कितना कैश आपके कॉस्ट में जा रहा है बाहर की तरफ, उसको आप बोलते हो एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ठीक है, ऑफ वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। दस, the explicit cost of capital is the internal rate of return which a firm pay for procuring its financing। अपने फाइनेंस को, एक बिजनेस के अंदर जितने भी फाइनेंस होते हैं, उन फाइनेंस को प्रोक्योर करने के लिए, बचाए रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए जितनी भी कॉस्ट आपको पे करनी पड़ती है एक बिजनेस को, उसको आप बोलते हो एक्सप्लिसिट कॉस्ट। इफ अ फर्म टेक इंटरेस्ट फ्री लोन, अगर फर्म क्या करती है, इंटरेस्ट फ्री लोन लेती है। इंटरेस्ट फ्री लोन क्या होता है? ऐसा लोन जिसके ऊपर आपको इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, इट एक्सप्लिसिट कॉस्ट विल बी 0% आर नो कैश आउटफ्लो, क्योंकि उस टाइम पे आपकी एक्सप्लिसिट कॉस्ट 0 हो जाएगी, क्योंकि किसी तरह का कोई भी आउटफ्लो नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि आपने कैसा इन्वेस्टमेंट लिया है, आपने लोन लिया है, जीरो फ्री लोन, ऐसा लोन, इंटरेस्ट फ्री लोन आपने लिया है, उसके ऊपर आपको कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करना है। On the other hand, the implicit cost represent the rate of return which can be earned by investing the fund the alternative investment। अब implicit cost क्या होती है? जब आपने alternative investment का यूज किया, एक alternative investment था आपके पास, आपने उसको यूज किया, उसको यूज करने की वजह से जो आपको कॉस्ट पे करनी पड़ी, उसको आप बोलते हो implicit cost। In other words, the opportunity cost of the fund is the implicit cost। मतलब कि opportunity cost को ही आप implicit cost भी बोल सकते हो। opportunity cost होती है जब आपके पास 3 से 4 ऑप्शन थे, उन ऑप्शन के बीच में आपने किसी एक ऑप्शन को चुना और बाकी के ऑप्शन आपके बच गए, रह गए। उन एक ऑप्शन को चुनने के लिए जो आपके और अपॉर्चुनिटीज आपके हाथ से चली गई, उस अपॉर्चुनिटी को आप कॉस्ट, उसके लिए जो आपको कॉस्ट बियर करनी पड़ी, उसको आप बोलते हो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो इसी को आप इम्प्लिसिट कॉस्ट भी बोल सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपके पास मोर इंपॉर्टेंट आता है हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल करने के लिए बेसिकली आपके पास 3 मेजर कॉन्सेप्ट है कि उन्हीं के ऊपर आप कैपिटल को, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कैलकुलेट करना एक मेजर जो है बिजनेस के लिए एक मेजर कार्य है, एक मेजर ऑपरेशन है। क्यों है? क्योंकि जब आपको पता रहेगा आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी रहेगी, तभी तो आप बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी को देख पाओगे। तो ये 3 तरह से आप इसको करते हो, इक्विटी से करते हो, ठीक है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल से करते हो, एंड डेट से करते हो बेसिकली। लेकिन हम इसमें और भी पढ़ेंगे, कुछ और बेसिस भी होते हैं जहां से आप अपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को देख सकते हो। तो हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल में सबसे पहले आता है टू डिटरमाइन कॉस्ट ऑफ कैपिटल बिजनेस लीडर्स, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट्स एंड इन्वेस्टर।
जो भी आपके बिजनेस लीडर्स होते हैं, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट होते हैं, इन्वेस्टर होते हैं, वो बेसिकली 3 फैक्टर को जो है वो कंसीडर करते हैं। कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ वेटेड एवरेज, जिसको आप WACC बोलते हो, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल से बेसिकली कॉस्ट ऑफ कैपिटल को जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉस्ट ऑफ डेट। अब डेट का आपको पता है क्या होता है। डेट होता है आपके पास उधार, जो आपने लिया है लोन, उसको आप डेट बोलते हो। जो भी आपने उधार या लोन लिया है उसको आप क्या बोलते हो, डेट बोलते हो। ठीक है, वाइल डेट कैन बी डिटरमाइन टू अ बिजनेस सक्सेस, डेट को आप कैन बी डिटरमाइन कर सकते हो सक्सेस से, बिजनेस की सक्सेस से आप इसको डिटरमाइन कर सकते हो। इट इज असेंशियल टू इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर, क्योंकि ये आपके कैपिटल स्ट्रक्चर के लिए असेंशियल है, ज़रूरी है। इसको आप बिजनेस की सक्सेस भी बोल सकते हो, क्योंकि अगर आपके पास डेट नहीं होगा, विदाउट डेट या विदाउट आप सोर्सेज ऑफ फाइनेंस आप अपने बिजनेस को नहीं रन कर सकते हो। ठीक है, कॉस्ट ऑफ डेट रेफर टू द प्री टैक्स इंटरेस्ट रेट अ कंपनी पे ऑन इट्स डेट। मतलब क्या होता है, एक प्री टैक्स इंटरेस्ट होता है, क्योंकि डेट के ऊपर आप इंटरेस्ट पे नहीं, डेट के ऊपर आप टैक्स पे नहीं करते हो, इंटरेस्ट पे करते हो। तो प्री टैक्स इंटरेस्ट होता है जो आपको पे करना पड़ता है डेट के ऊपर, जो भी आपने डेट लिया है। सच एज लोन्स आपने लिए हैं, क्रेडिट कार्ड्स आपके पास है, उसके ऊपर आप इंटरेस्ट पे करते हो। इनवॉइस फाइनेंसिंग, अगर आपने कोई फैसिलिटी ली है, लोन क्या फैसिलिटी ली है या क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी ली है, तो इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। व्हेन दिस काइंड ऑफ डेट इज केप्ट एट अ मैनेजेबल लेवल, ये आपका जब मैनेजेबल लेवल का होता है, अगर आप इसको मैनेज कर सकते हो तो कंपनी के लिए मोर प्रॉफिटेबल होता है, और ये टैक्स सेविंग भी करता है, क्योंकि इसके ऊपर आप टैक्स को पे नहीं करते हो। तो ये होता है आपके पास सबसे पहले डेट होता क्या है। कंपनीज टिपिकली कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ डेट टू बेटर अंडरस्टैंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो इसके क्यों कैलकुलेट करते हैं, ताकि आप कॉस्ट ऑफ डेट को ईजिली कैलकुलेट कर सको, ईजिली अंडरस्टैंड कर सको कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपकी है क्या। कॉस्ट ऑफ कैपिटल को अंडरस्टैंड करने के लिए कॉस्ट ऑफ डेट को क्या किया जाएगा, कैलकुलेट किया जाएगा या को अंडरस्टैंड किया जाएगा। दिस इंफॉर्मेशन इज क्रूशियल इन हेल्पिंग इन्वेस्टर डिटरमाइन ऑफ बिजनेस इज टू रिस्की। अगर आप कैलकुलेट करते हो अपने कैपिटल को, बिजनेस को, डेट को, तो इससे क्या होगा, इन्वेस्टर के लिए सही रहेगा कि इन्वेस्टर के लिए क्या बिजनेस टू रिस्की है या हायर रिस्की है या लोअर रिस्की है, तो उसके अकॉर्डिंगली वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेंगे। There are many ways to calculate cost of debt. One common method is adding your company total interest expense. तो एक मेथड आपके पास क्या है, एक मेथड आपके पास ये है कि आप क्या करो, कंपनी का जो टोटल इंटरेस्ट आपको पे करना है फॉर ईच डेट के लिए, टोटल इंटरेस्ट, टोटल एक्सपेंस, जितना भी आपके पास टोटल एक्सपेंस है ईच डेट के लिए, जो भी आपने डेट लिया है उसके ऊपर जो भी आपको पेमेंट करनी पड़ रही है फॉर द ईयर, उसको आप लो, उसको आप ऐड करो, उसको आप ऐड करो किस किस को, एक तो डेट को ऐड करो, एक तो इंटरेस्ट के ऊपर जो आपने एक्सपेंसेस दिए हैं उसको आप ऐड करो। ठीक है, और उसको डिवाइड कर दो टोटल अमाउंट ऑफ डेट कि कितने का आपने टोटल अमाउंट ऑफ डेट लिया था, टोटल डेट आपने कितने लिया था। आप क्या करो, सबसे पहले ईच डेट को आप ऐड करो, और टोटल इंटरेस्ट एक्सपेंसेस आपका उसके ऊपर कितना हुआ उसको ऐड करो, और टोटल जो आपके पास डेट है उससे आप इसको डिवाइड कर दो। यहाँ पे आपने इसको एडिशन किया, यहाँ पे इसको डिवाइडेशन किया, एंड इसके बाद जो आपके पास आएगा वो आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद आता है फॉर्मूला, अनदर फॉर्मूला दैट बिजनेसेस एंड इन्वेस्टर कैन बी यूज कैलकुलेट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अदर फॉर्मूला आपके पास आता है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल को आप किस तरह से निकाल सकते हो। तो कॉस्ट ऑफ डेट आपके पास आता है रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न वही होता है जिसके ऊपर आपको कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा, ऐसी सिक्योरिटी जो गवर्नमेंट के द्वारा आपको दी गई है। क्रेडिट स्प्रेड, कितना आपको क्रेडिट स्प्रेड हुआ है इनटू 1 माइनस टैक्स रेट, ये आपके पास फॉर्मूला है, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, फॉर्मूला कंपोनेंट, अब फॉर्मूला के अंदर कंपोनेंट है रिस्क फ्री रिटर्न, इसको आप क्या बोलते हो, डिटरमाइन किया जाता है फ्रॉम द रिटर्न ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी। गवर्नमेंट सिक्योरिटी के ऊपर जो आपका रिटर्न आता है उसको आप बोलते हो रिस्क फ्री रिटर्न, क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटी के ऊपर आपको जो रिटर्न होता है वो रिस्क फ्री होता है, उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी रिस्क आपको बियर नहीं करना पड़ता है। क्रेडिट स्प्रेड, अब क्रेडिट को आप स्प्रेड कर सकते हो, डिफरेंस इन यील्ड बिटवीन ट्रेजरी बॉन्ड एंड अदर डेट सिक्योरिटीज। टैक्स रेट, परसेंट एट विच अ कॉर्पोरेट इज टैक्स्ड, जिसके ऊपर कॉर्पोरेट को टैक्स पे करना पड़ेगा। कंपनीज इन द अर्ली स्टेज ऑफ ऑपरेशन मे नॉट बी एबल टू लीवरेज डेट इन द सेम वे।
जब कोई कंपनी नई होती है तो नई कंपनी को लिवरेज जो मिलता है, डेट जो मिलता है, इनिशियल स्टेज में उतना नहीं मिलता है जितना कि एक वेल इस्टेब्लिश कॉर्पोरेशन को मिलता है ना। तो उनको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए लिमिटेड ऑपरेशन होता है, हिस्ट्रीज नहीं होती है उनके पास एसेट, और फॉर स्मॉलर कंपनी होती है उनको डिफरेंट अप्रोचेस को अपनाना पड़ेगा, जैसे इक्विटी फाइनेंसिंग करनी पड़ेगी, विच इज द प्रोसेस ऑफ रेजिंग कैपिटल बाय सेलिंग कंपनी शेयर। कंपनी के शेयर को सेल करना पड़ेगा, ये इक्विटी को शेयर करना, इक्विटी आपकी अर्न करनी पड़ेगी, रेज करनी पड़ेगी, या फिर लोन वगैरह आपको लेना पड़ेगा। लोन आपको लेकिन इजीली नहीं मिलता है क्योंकि कंपनी के पास कोई प्रीवियस एसेट नहीं होती है, तो डेट नहीं मिलता है इनिशियल स्टेज में जब आपकी कंपनी नहीं होती है। तो ये है आपके पास डेट। उसके बाद आपके पास आता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो जैसा कि इक्विटी पता है कंपनी की ओनरशिप है, ओनरशिप ओनर्स को आप इक्विटी बोलते हो, ओनर के पास ही इक्विटी होती है। इक्विटी इज द अमाउंट ऑफ कैश अवेलेबल टू शेयर होल्डर ड्यू टू एसेट लिक्विडेशन। जब मतलब होता क्या है, होता ये है आपका इक्विटी, जब भी आपकी कंपनी का लिक्विडेशन होगा, समापन होगा, उस टाइम पर आपके इन्वेस्टर के पास, आपके जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं उनके पास कितना कैश है, अवेलेबल है, एंड उस कैश को आप जब कंपनी का समापन होगा पे करने के लिए, एक्सपेंसेस को पे करने के लिए कितना आप पे करोगे, कितने आपके पास पेइंग ऑफ आउटस्टैंडिंग डेट है, डेट को पे करने के लिए कितना आपके पास पेइंग ऑफ है, एज अ क्रूशियल टू अ कंपनी इन लॉन्ग टर्म सक्सेस। और कंपनी की लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए भी आपके पास इक्विटी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज द रेट ऑफ रिटर्न अ कंपनी मस्ट पे आउट ऑफ इक्विटी इन्वेस्टर्स। अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होता है कि कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर जो होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर को जो कंपनी के रिटर्न के लिए पे करने पड़ेंगे, इक्विटी को बनाए रखने के लिए जो पे करने पड़ेंगे। इट रिप्रेजेंट द कंपनसेशन ऑफ द मार्केट डिमांड्स इन एक्सचेंज ऑफ ओइंग एन एसेट एंड बियरिंग द रिस्क एसोसिएटेड विद इट। अब ये कैसे रिस्क होते हैं, ये ऐसे रिस्क होते हैं जब कंपनी की ओनरशिप को आपने लिया है, उस ओनरशिप को बनाए रखने के लिए उसके बदले में जब कोई पेमेंट की जाती है तो उसको आप बोलते हो कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ठीक है, दिस नंबर हेल्प फाइनेंशियल लीडर्स एसेस हाउ अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट आर इंटरनली एंड एक्सटर्नली। तो ये जो नंबर्स होते हैं कि आपके पास जितने ज़्यादा शेयर होंगे, इक्विटी शेयर होल्डर्स होंगे, उतना ही आपका क्या होगा, इंटरनली एक्सटर्नली वो आपके इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करता है। कि अगर आपके पास कॉस्ट ऑफ इक्विटी ज़्यादा होगी, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी अगर आपके पास होती है तो वो आपके इन्वेस्टर को इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली कंसिडर करते हैं या इसको अट्रैक्ट करते हैं। इट्स डिफिकल्ट टू पिन पॉइंट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी हाउएवर बिकॉज it's determined by stakeholder and based on a company estimate. हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन कैश फ्लो एंड कंपैरिजन टू सिमिलर फर्म के साथ आप हिस्टोरिकल करके देख सकते हो कि आपका, क्योंकि इसको कैलकुलेट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज कैलकुलेटेड यूजिंग द CAPM मॉडल। CAPM मॉडल होता है आपका कॉस्ट कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, कि कैपिटल जो आपके इन्वेस्टमेंट की जो भी आपके पास कैपिटल है, उस कैपिटल को एसेस किया जाएगा। उस कैपिटल को आप क्या करोगे, देखोगे कि उस कैपिटल का प्राइस कितना है, उस प्राइस के अकॉर्डिंगली जब आप उसको देखोगे, उसको आप बोलते हो कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, जो कंसीडर की जाती है इन्वेस्टमेंट के लिए रिस्कीनेस को कम करने के लिए एंड करंट मार्केट वैल्यू को देखने के लिए। तो इसको फॉर्मुलेट करने के लिए फॉर्मूला आपके पास दिया गया है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, वही गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, प्लस बीटा इंटू मार्केट रेट ऑफ रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। तो ये आपके पास फॉर्मूला है। चलिए इसको कंपोनेंट देखते हैं। रिस्क फ्री रिटर्न क्या होता है, डिटरमाइंड फ्रॉम द रिटर्न ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, क्योंकि इसके ऊपर रिटर्न आपका रिस्क फ्री होता है। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न एस्टिमेटेड बाय स्टॉक के द्वारा इसको एस्टिमेट किया जाता है। रिटर्न रिस्क स्टॉक बीटा, रिटर्न रिस्क को आप बीटा बोलते हो, स्टॉक के बीटा को आप रिटर्न रिस्क बोलते हो, विच इज कैलकुलेटेड एज पब्लिश्ड बाय इन्वेस्टमेंट सर्विसेज ऑफ फॉर पब्लिसिटी हेल्ड कंपनीज। Companies that offer dividends calculated the cost of equity using the dividend capitalization। अब क्योंकि इक्विटी के ऊपर डिविडेंड दिया जाता है तो डिविडेंड को भी क्या किया जाएगा, कैलकुलेट किया जाता है। डिविडेंड कैपिटलाइजेशन मॉडल के अंदर, DCM मॉडल जो होता है उसके अंदर इसको कैलकुलेट किया जाता है। टू डिटरमाइन कॉस्ट ऑफ इक्विटी यूजिंग द डिविडेंड कैपिटलाइजेशन मॉडल फॉर यूजिंग फॉर्मूला। आप अपने इक्विटी को डिटरमाइन करने के लिए डिविडेंड कैपिटलाइजेशन मॉडल का भी यूज कर सकते हो, जो आप इस तरह से निकालोगे। कैसे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी डिवाइडेड इनटू ब्रैकेट्स डिविडेंड्स पर शेयर डिवाइडेड बाय करंट मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक, कि डिविडेंड पर शेयर कितना है और मार्केट में पर शेयर की वैल्यू कितनी है, इसके साथ इसको डिवाइड करके देखा जाएगा, प्लस डिविडेंड ग्रोथ रेट, डिविडेंड की ग्रोथ रेट आपकी कितनी है उसके द्वारा देखा जाएगा।
डिविडेंड क्या होता है? अमाउंट ऑफ मनी अ कंपनी पेज रेगुलरली टू शेयर होल्डर। अब डिविडेंड वही होता है, आपको पता है डिविडेंड क्या होता है कि शेयर होल्डर को दिया जाता है, ठीक है, शेयर होल्डर को पे किया जाता है डिविडेंड, जो मार्केट का प्रॉफिट, जो आपकी कंपनी का प्रॉफिट होता है उसमें से दिया जाता है। मार्केट वैल्यू स्टॉक, फ्रैक्शनल ओनरशिप ऑफ इक्विटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी की ओनरशिप होती है, whose value of determined by financial market, dividend growth rate, annual percentage rate of growth of dividend over a period. Now weightage average cost of capital, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है? इसमें कॉस्ट ऑफ डेट एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी दोनों को कॉम्बिनेशन होता है, इन दोनों को कैलकुलेट करके इसमें देखा जाता है। द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द मोस्ट कॉमन मेथड फॉर कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इट इक्वली एवरेजेस अ कंपनी डेट एंड इक्विटी फ्रॉम ऑल सोर्सेज। जितने भी सोर्सेज आपके पास हैं जहां से आपने फंड को रेज किया है, उन सब सोर्सेज को कैलकुलेट करके देखता है। कंपनीज यूज द मेथड दिस मेथड टू डिटरमाइन रेट ऑफ रिटर्न विच इंडिकेट द रिटर्न शेयर होल्डर डिमांड टू प्रोवाइड कैपिटल। जब इन्वेस्टर डिमांड करते हैं आपके रिटर्न की, तो उस टाइम पे जो आपको कैपिटल प्रोवाइड करवाई जाती है, उस कैपिटल को आप कॉस्ट ऑफ या आप वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलते हो। इट ऑल्सो हेल्प इन्वेस्टर गेज द रिस्क कैश फ्लो एंड डिजायरेबल फॉर कंपनी शेयर प्रोजेक्ट एंड। ये है, ये आसान है, मैंने आपको बताया। इसमें बेसिकली आपको ये याद रखना है कि इसमें बोथ डेट एंड इक्विटी दोनों का कॉम्बिनेशन होता है और उनकी वैल्यू को टुगेदर करके जब देखा जाता है तो उसको आप वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलते हो। इसको निकालने का फॉर्मूला है आपके पास E डिवाइडेड बाई V इंटू R रेट ऑफ रिटर्न प्लस D डिवाइडेड बाई इंटू रेट ऑफ डेट इंटू 1 प्लस T। ये इसको निकालने का फॉर्मूला है। E है आपके पास मार्केट वैल्यू फॉर्म ऑफ इक्विटी, ये इक्विटी। D है आपके पास मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म डेट, ये इक्विटी है, ये डेट है। V है टोटल वैल्यू ऑफ कंपनी इक्विटी प्लस डेट। V आपके पास डेट प्लस इक्विटी है। EV है आपके पास, ये EV है आपके पास परसेंटेज ऑफ कैपिटल दैट्स इक्विटी, एंड DB है परसेंटेज ऑफ कैपिटल दैट्स डेट, ठीक है। एंड RE है आपके पास रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, एंड RD है कॉस्ट ऑफ डेट, T है टैक्स रेट। अ हाई वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेशन इंडिकेट दैट अ कंपनी स्टॉक इज वॉलेटाइल है और टू रिस्की है। कंपनी का जो स्टॉक है वो वॉलेटाइल है, वो चेंज होता रहता है, वो स्टेबल नहीं है, वो वॉलेटाइल है, एंड टू रिस्की है। मीनिंग इन्वेस्टर विल डिमांड ग्रेटर रिटर्न, और इन्वेस्टर क्या करते हैं? ग्रेटर रिटर्न की डिमांड करते हैं। नाउ कॉस्ट ऑफ डिवेंचर, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर भी आपके पास एक तरीका होता है जिससे आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल को जो है कैलकुलेट कर सकते हो। द कॉस्ट ऑफ डिवेंचर रेफर टू द इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ कंपनी इनकर्स टू रेज फंड थ्रू डिवेंचर। जब कंपनी ने डिवेंचर के माध्यम से फंड को रेज किया है और इसके लिए जो इसको कॉस्ट बियर करनी पड़ी है, उसको आप बोलते हो कॉस्ट ऑफ डिवेंचर। इट इज एसेंशियली द इंटरेस्ट रेट और यील्ड दैट अ कंपनी मस्ट पे डिवेंचर होल्डर एडजस्ट फॉर टैक्स बेनिफिट्स। सो ये है कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। अब रिटेन्ड अर्निंग क्या होता है? कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग और रिवर्स आर जनरली टेकन एज द सेम ऑफ अ कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग को कॉस्ट ऑफ इक्विटी आप ले सकते हो, क्योंकि रिटेन्ड अर्निंग क्या होता है कि हर तरह का इन्वेस्टमेंट कर, हर तरह का पेमेंट करने के बाद जो आपके पास प्रॉफिट बचता है वो आपके पास वो होता है रिटेन्ड अर्निंग, और उसी में से आप डिविडेंड पे करते हो, तो ये आपका इक्वल होता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी के इक्वल। दिस इज बिकॉज इफ अर्निंग आर पेड आउट as dividend without being retained and similarly a light issue is made। अगर आपने डिविडेंड को पे कर दिया, ठीक है, डिविडेंड को पे कर दिया, तो लाइट इशू आप यहाँ से इशू भी आप कर सकते हो इन्वेस्टर के लिए। सब्सक्राइबिंग इशू बेस्ड ऑन सम सेम एक्सपेक्टेड रिटर्न। अब आपसे इन्वेस्टर एक्सपेक्ट करते हैं, अगर आपको प्रॉफिट हुआ है, रिटेन अर्निंग हुई है, तो आपके जो इन्वेस्टर होते हैं वो प्रॉफिट की डिमांड करते हैं। द कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलो डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड, CAPM मेथड एंड बॉन्ड यील्ड प्लस रिस्क प्रीमियम मेथड के द्वारा आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। कॉस्ट ऑफ राइट शेयर, द कॉस्ट ऑफ राइट शेयर वुड देयरफॉर बी सेम एज द कॉस्ट ऑफ न्यू इक्विटी कैपिटल इशूड बाय द पब्लिक डायरेक्टली। मतलब राइट शेयर, ऐसे शेयर जो डायरेक्टली पब्लिक को इशू किए जाते हैं, उस शेयर के ऊपर जो आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल बियर करनी पड़ी है उसको आप बोलते हो कॉस्ट ऑफ राइट शेयर। मतलब कि ऐसे शेयर जो आपने डायरेक्टली पब्लिक को इशू कर दिए, उसकी वजह से जो आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल बियर करनी पड़ी, उसको आप कॉस्ट ऑफ राइट शेयर बोलते हो। सो आज का टॉपिक में बस इतना ही, नेक्स्ट करेंगे हम कल की क्लास में, ठीक है।
तो चलिए आज में बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा होगा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ओके, थैंक यू।